नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज़ में स्वागत है। आज मित्रों एक बेहतरीन निवेश स्ट्रेटजी या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ। इस निवेश और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक इस स्ट्रेटजी को समझ नहीं पाएंगे। तो मित्रों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नियमित रूप से शेयर के बारे में ट्रेडिंग आइडियाज़ वगैरह लेकर के आता रहता हूँ, तो जिसको भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में बीटा पॉइंट क्या होता है। बीटा पॉइंट आप अक्सर करके आप सुनते होंगे कि हाई बीटा स्टॉक्स, लो बीटा स्टॉक्स। ये होता क्या है? हाई बीटा स्टॉक्स, लो बीटा स्टॉक्स होता क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि बीटा क्या होता है। बीटा जो है स्टॉक मार्केट का एक पॉइंट है, एक अंक है, डिजिट है, जिसके आधार पर किसी कंपनी के वोलेटिलिटी का पता लगाया जाता है। वो बीटा पॉइंट बताता है कि कोई कंपनी कितना रिस्की है, या यूं कहें कि कितना वो वोलेटाइल होता है। मार्केट का एक बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी या सेंसेक्स ले लीजिए। तो निफ्टी और सेंसेक्स की तुलना में ये जो बीटा पॉइंट वाले स्टॉक्स हैं, कितना गिरेंगे कितना बढ़ेंगे। ओवरऑल देखा जाता है कि जब मार्केट में तेजी आती है तो सभी स्टॉक्स बढ़ते हैं, और मार्केट में गिरावट आती है तो सभी स्टॉक्स गिरते हैं। लेकिन गिरावट और तेजी का जो अनुमान है वो इंडेक्स को देख के लगता है, यानी सेंसेक्स को और निफ्टी को। तो निफ्टी में जो तेजी आती है और स्टॉक्स में कितनी तेजी आती है, या निफ्टी में गिरावट आती है तो स्टॉक्स में कितनी गिरावट आती है, ये जो है इसका अनुमान हम बीटा पॉइंट से लगा सकते हैं। तो सभी स्टॉक्स का उसकी वोलेटिलिटी के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से बीटा पॉइंट डिसाइड है। तो जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक्स का जो बीटा पॉइंट होता है वन के सापेक्ष दिखाया जाता है। तो बीटा पॉइंट जितना होगा, जैसे किसी स्टॉक का मान लीजिए 1.5 बीटा स्टॉक्स है, तो 1.5 बीटा स्टॉक्स है, इसका मतलब जो स्टॉक्स है वो इंडेक्स की तुलना में 50% ज़्यादा वोलेटाइल है, या यूं कहें कि जोखिम वाला है। और यदि मान लीजिए निफ्टी में 10% की तेजी आती है तो आप इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 1.5 का, तो कितना हो गया? 15%। निफ्टी में 10% की तेजी आएगी तो वो स्टॉक्स में 15% की तेजी आएगी, या निफ्टी में 10% की गिरावट आ गई तो इस स्टॉक्स में भी 15% की गिरावट आएगी। ये बीटा पॉइंट बताता है। गारंटी नहीं है कि ऐसा होता है, लेकिन सामान्यतया ऐसा होता है। तो यदि बीटा पॉइंट को निगाह में रख करके हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तैयार करें तो हमें निश्चित तौर पर फायदा होगा, और अच्छी निवेश स्ट्रेटजी हम इस्तेमाल करेंगे। और ये स्ट्रेटजी मैं उम्मीद करता हूँ कि 80 से 90%, बल्कि 80% रेशियो रख लीजिए, तो आप उसमें सफल पाएंगे। तो हाई बीटा पॉइंट पता कहाँ से करें? आप गूगल कर लीजिए, निफ्टी की वेबसाइट पर चले जाइए, हर जगह आपको कंपनियों के बीटा पॉइंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें करना है कि जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर होते हैं उनको पकड़ना है और उनके बीटा पॉइंट को पकड़ना है। उसके बाद हमें निफ्टी को देखते रहना है। कैसे? जैसे निफ्टी जो है, जैसे मैंने, यदि कल का आप मेरा वीडियो देखिए तो कल के मेरे अपने वीडियो मैंने बताया था कि एक आदमी जब अपने सामान्य स्पीड से अधिक तेजी से दौड़ता है तो वो एक समय बाद जाकर के थक जाता है, आराम करता है। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। जब हमारा इंडेक्स बहुत तेज भाग जाता है एक समय में, तो भागने के बाद वो थकता है, वो आराम करता है, वो नीचे आता है। तो जब नीचे आता है मित्रों, तो हमें जो भी हमारा पसंदीदा स्टॉक्स होता है
उसको वहां बेचना चाहिए, क्योंकि अब वो इंडेक्स नीचे जाएगा। इंडेक्स नीचे नहीं जाएगा तो वहां पर आराम करेगा, टाइम वाइज करेक्शन, एक ही टाइम पर एक ही स्तर पर एक लंबे समय तक वो घूमेगा। तो जब लंबे समय तक घूमता है मित्रों, तो उस दौरान जो स्टॉक्स होता है जिसका बीटा पॉइंट अधिक होता है वो करेक्शन लेके आता है, तो हम उस करेक्शन पे खरीद सकते हैं। और ये खरीदने का समय कब आएगा, कैसे आएगा, इसकी जानकारी के लिए आप 2-3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है मूविंग एवरेज का। दूसरा तरीका होता है आप टेक्निकल स्तर पे वॉच करते रहिए निफ्टी कब जो है ओवरबॉट जोन या ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है। जब जब ये पोजीशन पे प्राप्त करे तब तब हम अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं। यानी यदि निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में चली गई है तो हमें वहां पर जो हाई वोलेटाइल स्टॉक्स को हमने चुन रखा है हमको खरीदारी करनी चाहिए। और जब निफ्टी ओवरबॉट जोन में चला गया हो तो हमें वहां पर अपने हाई बीटा स्टॉक्स को बिकवाली करना चाहिए। तो जब बिकवाली करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम एक जैसे चार्ट हम ले लेते हैं, मान लीजिए निफ्टी ऐसे घूमता है। अब ये मान लेते हैं कि ओवरबॉट जोन है, यहाँ पर ए बिंदु पर हम ए बिंदु पर कोई भी शेयर मान लीजिए एक्स शेयर को लेते हैं, और जब निफ्टी पहुंच जाता है ये ओवरसोल्ड पोजीशन है और ये ओवरबॉट पोजीशन है। तो ओवरसोल्ड पोजीशन मान लीजिए हम एक्स शेयर खरीदते हैं कोई भी शेयर को, और निफ्टी मान लेते हैं कि 10% का मूव देता है, तो हमारा जो स्टॉक्स होगा 15% का मूव दे देता होगा। तो ओवरसोल्ड पोजीशन में ओवरबॉट पोजीशन में यहाँ पर हमें अब अपने शेयर्स को बेचना है। जब शेयर्स बेचेंगे मित्रों तो फिर निफ्टी नीचे आएगा और फिर वो ओवरसोल्ड पोजीशन में आएगा। मान लीजिए ये सी बिंदु है। अब सी बिंदु पर जब हम आते हैं तो हमें स्टॉक्स को खरीदना होगा। खरीदेंगे तो ये जो 15% का लाभ हुआ है मित्रों, यहाँ पर स्टॉक्स हमको सस्ता मिलेगा। मान चलता है कि यदि 100 रुपये का हमने शेयर बेचा है तो यहाँ शेयर आकर के 80 से 85 रुपये के बीच में मिल रहा होगा। तो हम खरीदते हैं उसी पैसे में, तो शेयर की मात्रा भी बढ़ती है, और जब उसी पोजीशन पे पहुंचता है, फिर से शीर्ष पर पहुंचता है, तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ता है। तो ये एक निवेश स्ट्रेटजी है। तो आइए हम कुछ जानते हैं कुछ स्टॉक्स के बीटा पॉइंट के बारे में और उनकी निफ्टी से हम तुलना करेंगे। तो जैसे निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 शेयर्स की बात करें, तो जो उसमें हाई बीटा स्टॉक्स हैं उसकी हम एक लिस्ट बना रहे हैं। तो नंबर 1 पे इंडसइंड बैंक है, जो इसका बीटा पॉइंट है 2.12% है। यानी निफ्टी में 10% की तेजी या गिरावट, इंडसइंड बैंक में 21% की तेजी या गिरावट लेके आता है। दूसरा टाटा मोटर, इसका जो बीटा पॉइंट है वो 1.94 है। यानी 10% की निफ्टी में तेजी या गिरावट, 19% की तेजी गिरावट इसमें। बजाज फाइनेंस को देखेंगे तो 1.7 है। बजाज फिनसर्व, जो इसका बीटा पॉइंट है 1.58 है। एक्सिस हिंडाल्को चलते हैं, हिंडाल्को का बीटा पॉइंट है वो 1.58 है। एक्सिस बैंक का जो बीटा पॉइंट है 1.54 है। सातवां आईसीआईसी बैंक को देखेंगे, ये भी बीटा पॉइंट जो इसका देखेंगे आईसीआईसी बैंक का तो 1.44% है। इसी तरह से आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंपनियों का बीटा पॉइंट आप गूगल करके एनएससी की वेबसाइट से, बीएससी की वेबसाइट से, कहीं से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बीटा पॉइंट का तुलना करेंगे निफ्टी से।
कि निफ्टी में जो तेजी या गिरावट आई है इंडेक्स की तुलना में इन शेयरों में किस तरह का प्रदर्शन हुआ है। आप सभी को जानकारी है कि इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस पिछले साल भर में अच्छे प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से, जैसे बजाज फाइनेंस तो इसी साल से, लेकिन इंडसइंड बैंक और टाटा मोटर्स 2 साल से भी अधिक समय से निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन निगेटिव रिटर्न में भी देखिए कितना निफ्टी के साथ ये कैसे घूम रहे हैं। तो इसके लिए मैंने वीकली चार्ट लिया है और मार्च से मैंने तुलना किया है, मार्च 2020 से। मार्च 2020 से क्यों? क्योंकि मार्च जो 23-24 मार्च के आसपास की दशा थी, उस समय निफ्टी ने अपना लोअर लेवल 7500 का लेवल टच किया था। वहां से निफ्टी 11,600 के लगभग गया, 50% से भी अधिक तेज हुआ। तो हमारे स्टॉक्स की क्या स्थिति है, हम रैंडमली मैंने डेट सेलेक्ट किया। और डेट, सबसे पहले मैं डेट लिख देता हूँ। तो डेट यदि आप लिखिए, हमने लिखा 29 मार्च का डेट, 26/4 का, 29 मार्च, 26 अप्रैल, 24 मई का डेट लिखा, 28 जून का। ये एक एक महीने का मैंने आंकड़ा उठा के देखा। 26/7 का, 30/8 का और आज का, ये आंकड़े हैं। अब यदि हम निफ्टी को देखते हैं तो 29/3 को निफ्टी का जो लेवल था यहां पर 8,083 था। 26/4 को, 26 अप्रैल को ये 5859 था, सॉरी 9859, 9855। अब आप देखिए यहां पर निफ्टी में लगभग 1800 पॉइंट की तेजी हुई है। अब 1800 पॉइंट यदि परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 8000 का 20% से अधिक बैठता है। और इसकी तुलना में यदि आप इंडसइंड बैंक में जाते हैं तो इंडसइंड बैंक 313 का लेवल था, जो 26/4 को 468 हुआ। अब आप इसकी तुलना करिए, यहां पर लगभग 20% की तेजी हुई है, निफ्टी प्लस 20% बढ़ा है। और ये कितना बढ़ा है? ये बढ़ा है 50% लगभग बढ़ गया। 313 करेंगे तो 150 रुपया ये ज्यादा है। 313 का 150 मतलब 50%, लगभग 45 to 50% की तेजी है। ये इंडसइंड बैंक की तेजी है, ये प्रूव हुआ फार्मूला। आगे यदि आप इसी को टाटा मोटर्स की तुलना करें, ये इंडसइंड बैंक है, ये निफ्टी है, ये टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स की तुलना करें तो ये 65 का लेवल था 29 मार्च को। 26/4 को कितना हुआ? 26/4 को गया 93। देखिए ये भी जो है लगभग 50% का रिटर्न पाया है। यदि बजाज फाइनेंस की बात करें, बजाज फाइनेंस का, तो ये 2207 का लेवल था और ये कहां पहुंचा? 2318 पहुंचा। यानी ये जो बजाज फाइनेंस है इसने उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया। जैसा कि मैंने बताया मित्रों की गारंटी नहीं होती कि करता है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि करता है। फिर भी यदि आप देखेंगे तो यहां से लगभग 100 रुपये की बढ़त है। 100 रुपया मतलब लगभग 5% की बढ़त है। यहाँ पर 20% का बढ़त है। यानी बजाज फाइनेंस, चूंकि ये उस समय का दौर चल रहा था, वो मोरेटोरियम वगैरह शुरुआत हो रही थी कोरोना के सब, इसकी वजह से बजाज फाइनेंस ने ज़्यादा प्रदर्शन किया। और यदि आगे आप बढ़ते हैं 24 मई को चलते हैं तो ये 9580 हो जाता है। यानी निफ्टी जो है 300 पॉइंट लगभग गिर चुका है। 300 पॉइंट मतलब 3% के आसपास गिर चुका है। और यदि आप इंडसइंड बैंक को देखेंगे तो ये 393 हो गया। कितना गिर गया? 70 रुपया वहां से गिर गया।
और 70 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 14% नीचे गिर गया है। और यदि टाटा मोटर्स को देखेंगे तो ये 87 हो गया है। 87 यानी कि 6 रुपया गिर गया। 6 रुपये गिरा मतलब 6% गिर गया। और बजाज फाइनेंस को देखेंगे ये 1953 चला गया। ये कितना गिर गया? ये भी 400 रुपया गिरा। और 400 रुपया गिरा मतलब 10% 15% के आसपास ये टूट चुका है। अब आगे चलते हैं। यदि 28/6 को आते हैं, 28 जून को आते हैं, तो पुनः निफ्टी जो है 10,607 का लेवल टच करता है। इंडसइंड बैंक कितना जाता है? 487 गया। अब देखिए यहां से देखेंगे तो 1000 पॉइंट निफ्टी बढ़ता है। यानी निफ्टी में यदि इसकी तुलना करेंगे तो 10% की तेजी आई है। लेकिन यदि आप यहां तुलना करेंगे तो 90 रुपया बढ़ा है। और 90 रुपया बढ़ा है लगभग 22% की बढ़ोतरी हुई। फिर ये प्रूव होता है। और टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो ये 103 जाता है। अब टाटा मोटर्स को समझिए कितना गया? 16 रुपया गया। लगभग 15 से 16% टाटा मोटर्स को गिर गया। और बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो ये 2913 गया। 2913 कितना गया? 1000 की बढ़ोतरी, यानी 50% लगभग ये बढ़ गया। 50% बढ़ गया। तो ये टाइम फ्रेम जितना लंबा होता है उसमें स्टॉक उतना ही बढ़िया परफॉर्म करता है। इसको ये बीटा पॉइंट को अपना सम्मान देता है। अब यदि 26 जुलाई को देखते हैं, 26 जुलाई को जो निफ्टी का लेवल था वो 11,073 था। इंडसइंड बैंक कहाँ गया? देखिए निफ्टी फिर बढ़ गया। निफ्टी बढ़ गया लगभग 400 पॉइंट। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 4% के आसपास बढ़ गया। इंडसइंड बैंक की क्या स्थिति है? इंडसइंड बैंक बोलता है 509 रुपया। परसेंटेज के हिसाब से पैसे कितना बढ़ा है? लगभग 22 रुपया बढ़ा है। और 22 रुपया बढ़ा है तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 4 या 5% का बढ़ा है। यानी ये उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन टाटा मोटर्स देखेंगे तो 104 स्थिर है, कोई परिवर्तन नहीं। बजाज फाइनेंस 3251, यानी फिर देखेंगे यहाँ पर तो 10% की तेजी इसमें मिल गया है बजाज फाइनेंस में। अब और आगे आते हैं। यदि 30 अगस्त को देखते हैं तो 30 अगस्त को निफ्टी का लेवल है 11,333। फिर निफ्टी बढ़ गया। कितना बढ़ा? लगभग 300 पॉइंट बढ़ा। इंडसइंड बैंक कितना गया? 616 गया। 100 रुपया बढ़ा। कितना परसेंटेज? 20% बढ़ा। टाटा मोटर्स देखेंगे तो 147 गया। कितना बढ़ा? 40% बढ़ा। बजाज फाइनेंस देखेंगे तो 3544 गया। कितना बढ़ा? 200 रुपया, 7% बढ़ा। और यदि आज की डेट देखें, निफ्टी जो करेक्शन पे आ गया 11,500 लगभग 600 के लेवल से नीचे आया है, तो 23/9 को देखेंगे तो 11,050 पे निफ्टी है। ये कितने पे आया है? देखिए 514 पे आया है। 100 रुपये टूट चुका है, लगभग 18-19%। और देखिए ये कितना आया? 127 आया। और बजाज फाइनेंस कितना आया? 3132 आया। यानी ये 400 रुपये गिरा, 10% टूट चुका है। 27 रुपया टूटा, यानी लगभग 15-16% के आसपास। और ये भी लगभग 17-18% के आसपास टूटा है। तो ये जो होता है मित्रों, जो बीटा पॉइंट होता है, बीटा पॉइंट से हम निवेश स्ट्रेटजी या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया बता सकते हैं। और अपने पैसे को साल में 2-3 बार हम टर्नओवर अदल बदल कर सकते हैं। और जब जब हम अदल बदल करेंगे तब हमारे एक स्टॉक्स का जो गैप होगा, जो परसेंटेज का, जो रिटर्न का गैप होगा, वो 15-20% होगा। और ये समय जितना अधिक होगा
रिटर्न उतना अधिक होगा। अब ये देखिए महीने वाइज एक महीने वाइज दिया गया है। अब आप 3 महीने के हिसाब से देखिए, जैसे 30/3 और 30/6 का, अब यहाँ 29/3 और 29/6 का उठाइए, तो ये 8,000 का लेवल था, 10,000, यानी ये लगभग 25% निफ्टी बढ़ा यहाँ से यहाँ। यहाँ कितना बढ़ा? 313 से 487, 50% से ज़्यादा बढ़ गया। और देखो 65 से 103, ये तो और भी ज़्यादा बढ़ गया। 2207 से 2900, ये उतना नहीं बढ़ा चुकी। यानी ओवरऑल कहने का मतलब है कि यदि हम इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं तो इस स्ट्रेटजी में असफलता की उम्मीद कम है, असफलता की आशंका कम है, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी और अधिक है। अब यदि इसी काम को हम थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम फ्रेम लंबा करते हैं और हाई जो अपने देश के जो बड़ी कंपनियां हैं उसको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं, जैसे अपने देश की जो बड़ी कंपनियां हैं, टॉप शीर्ष की कंपनियां हैं, तो जैसे RIL है, रिलायंस इंडस्ट्री, इसका जो बीटा पॉइंट है 1.21 है। TCS, इसका जो बीटा पॉइंट है 0.73 है। यानी TCS जो है इंडेक्स की तुलना में कम घटता है, कम बढ़ता है। HDFC बैंक देखेंगे, 1.04% है। HDFC जो केवल हाउसिंग फाइनेंस वाली है वो 1.09 है। ICICI बैंक देखेंगे 1.4% है, 44। ये है। अब हम इसी फार्मूला को RIL और HDFC बैंक पे भी देखते हैं, ये कैसे काम करता है। तो यदि आप RIL को देखेंगे तो 29 मार्च को RIL जो था वो 1077 था। 26 अप्रैल को RIL जो था 1466 था। 24 मई को 1464, 28 जून को 1787, 26 जुलाई 2067, 30 अगस्त 2077 और आज का डेट देखेंगे 23/9 को, तो ये है 2198। ये पिछले जो मार्च से हम जैसे टाटा मोटर्स को देखें, इंडसइंड बैंक को देखें, बजाज फाइनेंस को देखें, अब रिलायंस में हम तुलना करते हैं। और यहाँ हम निफ्टी का लेवल देख लेते हैं, 8083, 58, 59, 9580, 10,607, 11,073, 11,333 और 11,050, सॉरी। अब आप इसके RIL से तुलना करते हैं। 1077 था 29 मार्च को, निफ्टी इतना था। निफ्टी में लगभग 1800 पॉइंट की तेजी आई थी, 20% किया था। अब ये देखिए ये कितना गया, 1466, यानी लगभग देखा जाए तो 35 से 40% की तेजी आई। यानी निफ्टी 20 और RIL 35 से 40%। और थोड़ा सा गैप बढ़ते हैं, फिर देखिए 24 मई को देखिए ये 9580, यानी 400 पॉइंट निफ्टी गिर जाता है, लगभग 4% के आसपास। इसको 350 पॉइंट लगभग गिरता है, 300 पॉइंट। ये 1464, ये RIL एज इट इज उसी लेवल पर पड़ा हुआ है। 28/6 को देखिए, फिर देखिए निफ्टी जो है 9580 से 10,607 गया, यानी
लगभग 1100 पॉइंट बढ़ा, 10% से ज़्यादा तेज हुआ। तो ये कितना बढ़ा, अभी देखिए 1400 से 1787, यानी 300 रुपये की तेजी आ गई। और 1400 पे 300 रुपये देखेंगे तो फिर 20% के आसपास बैठता है। अब ये देखिए 11,607 से 11,073 निफ्टी का गया, यानी कितना गया, लगभग 400 पॉइंट, 4% गया। ये कितना गया, 1787 से 2067, लगभग 300 रुपया गया। 300 रुपया गया, यानी कि 15 से 16% के आसपास फिर रिटर्न हो गया। 30/8 को देखिए 11,333, यानी यहाँ से 300 पॉइंट निफ्टी बढ़ा, लगभग 3% के आसपास। तो ये 2077 ये एज इट इज स्टेबल रहा है। अब ये इतना, अब यदि इसी को आप एक और 2 कंपनियों से और तुलना करते हैं, हम एक तुलना करते हैं HDFC बैंक से और टाइटन से भी देखते हैं। टाइटन मतलब मेरा पसंदीदा स्टॉक है टाइटन, इसलिए मैंने टाइटन को लिया है। और HDFC बैंक वो भी वोलेटाइल, उसका भी हाई बीटा जो स्टॉक्स है उसका बीटा पॉइंट जो है 1.04 है। तो अब पहले HDFC को देखते हैं। यहाँ पर HDFC जो था 813 था, उसके बाद 1001 गया, फिर 951 गया, 1073 गया, 1032, 1119, 1042। अब ये HDFC बैंक है। अब आप देखिए इसको तुलना करें, लगभग 1800 पॉइंट, 20% की निफ्टी की तेजी। इसमें देखिए 813 से 1000, यानी 200 रुपया, 25% की तेजी। ये देखिए फिर गिरा, 300 पॉइंट गिरा, तो ये कितना गिर गया, 50 रुपया गिरा, 5% गिर गया। फिर देखिए ये 1100 रुपया बढ़ गया, सॉरी 1100 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, यानी 10% से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया, 951 से 1073, यानी 120 रुपया बढ़ा है, 12% की वृद्धि। फिर देखिए ये 500, फिर देखिए 11,073 गया, यानी 400 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। ये कितना गया, ये स्टेबल रहा। फिर देखिए 11,333 कितना बढ़ा, 300 पॉइंट बढ़ा, 3%। ये देखिए 1119, यानी 119, 10% से ऊपर की वृद्धि हो गई। फिर देखेंगे ये 11,050 फिर नीचे आ गया। देखिए फिर HDFC भी बैंक भी नीचे आ गया, कितना नीचे आया है, 70, लगभग 7% नीचे आ गया है। फिर अब दूसरा हम टाइटन को देख लेते हैं। टाइटन मेरा पसंदीदा स्टॉक है, टाइटन को मैंने इसलिए तुलना किया। अब टाइटन का लेवल देखिए तो 862 था 29 मार्च को, 970 था, 890, 1003, 1043, 1159, 1109। अब टाइटन की भी तुलना करिए, ये 20% की तेजी आती है। यहां से देखिए लिख लेते हैं 20% की तेजी। यहां पर निगेटिव कितना, 3%, यहां 10% प्लस, यहां 5% प्लस, इसके बीच में 3% प्लस, इसके बीच में निगेटिव -3%। लगभग मैंने आंकड़ा दिया है। अब आप इसकी तुलना करें, देखिए 862 से 970, यानी 110 रुपये की वृद्धि, यानी लगभग आप देखेंगे तो ये 11 से 12% प्लस 11%। 970 से 800, देखिए -3%, फिर देखिए ये भी निगेटिव हो गया। कितना निगेटिव हो गया, 80 रुपया, यानी लगभग 9% निगेटिव। अब इस डिविजन में देखिए ये 10% की तेजी आया है, तो 890 यानी 110 रुपये से ज़्यादा बढ़ा है, यानी 11 से 12% की तेजी। 1003 से 1043, लगभग 4% की तेजी। फिर 1000 ये 3% बढ़ा, तो फिर देखिए ये 1159, यानी 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया, तो 10% ज़्यादा बढ़ गया। और ये फिर देखिए नीचे आया यहाँ पर, फिर ये नीचे आ गया है 50%, 5% निगेटिव। तो बीटा जो पॉइंट होता है इंडेक्स को बिल्कुल फॉलो करता है, और समय जितना हम समय देंगे, हो सकता है कि एक बार न फायदा दे, 2 बार न फायदा दे, लेकिन ओवरऑल आपको फायदा देता है। मैंने इसीलिए
इसको समझाने की कोशिश किया है। हमें मार्केट के कब ओवरबॉट जोन में है, कब ओवरसोल्ड पोजीशन में है, हमको कंटिन्यूसली वॉच करना है। और जैसे ही निफ्टी ओवरसोल्ड पोजीशन में जाए तो हमें जो भी पसंदीदा स्टॉक्स हमने ले रखा है, जो भी पोर्टफोलियो हमने डिजाइन कर रखा है, उस पोर्टफोलियो को बाई करना है। और जैसे ही ओवरबॉट पोजीशन में जाए हमें पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करना है। और ये प्रोसेस बार बार करते रहना है। जो साल का जो सामान्य रिटर्न होता है मित्रों, निफ्टी का इंडेक्स का यदि 12-15% है तो हम 25 से 30% का आसानी से रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही सफल स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करना चाहिए। और ये तो मैंने सिर्फ 3 महीने का ड्यूरेशन लिया। यदि आप साल भर का ड्यूरेशन लीजिए, 2 साल का लीजिए तो 2 साल में भी चला जाएगा। जैसे मैं टाटा मोटर्स को ही लेता हूँ। टाटा मोटर्स जो है इस बीच काफी वोलेटाइल रहा है। पिछले 2-3 सालों में लगातार जो है वो निगेटिव रिटर्न देता जा रहा है, लगातार निगेटिव रिटर्न देता जा रहा है। लेकिन यदि आप इसको निफ्टी के 2 सालों से इसी तरह से तुलनात्मक रूप से अध्ययन करिए तो मालूम चलेगा कि जो टाटा मोटर्स ये कई बार मौके देता है निकलने, खरीदने, बाई करने के। और जब जब हम खरीदते हैं, बेचते हैं तो बीच में कुछ ना कुछ हमको गैपिंग मिलती है। तो ये निवेश स्ट्रेटजी बहुत सफल निवेश स्ट्रेटजी है। उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई इस स्ट्रेटजी के बारे में कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिए। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो इसमें इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से सिर्फ 5 स्टॉक चुनिए। बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो बढ़ाने की नहीं है। एक RIL ले लीजिए, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा HDFC, चौथा बजाज फाइनेंस ले लीजिए और 5वां टाइटन ले लीजिए। इन्हीं को पोर्टफोलियो हम डिजाइन कर, जैसे RIL मान लीजिए 2000 का लेवल चल रहा है, HDFC बैंक 1000 का, ये भी 2000 का लेवल मान लेते हैं, बजाज फाइनेंस 3000 का, टाइटन 1000 का। तो ओवरऑल देखिए कितने का पोर्टफोलियो बना, 2000, 3000, 5000, 8000, 9000, यानी 9000 रुपए का ये इस पोर्टफोलियो को हम मंथली SIP कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसके लिए हर महीने की 1 तारीख डिसाइड करें, 9000 रुपये निकालना है, अपने इसी पोर्टफोलियो को बाई करना है। जैसे पहला महीना 9000, दूसरा महीना 9000, तीसरा महीना 9000, मतलब इसको हमको कंटिन्यू रखना है। अब साल भर बाद मालूम चलता है कि हमारा 1 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो हो गया। तो जब निफ्टी ओवरसोल्ड पोजीशन में जाए तो हमें इसको 1 लाख को बेच देना है। 1 लाख नहीं बेचेंगे तो इसका जो पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लेना है, 1 लाख हमको बेच सेल कर देना है। और इधर हमको ये SIP जारी रखनी है। और जैसे ही निफ्टी फिर ओवरसोल्ड पोजीशन में जाता है तो इसी 1 लाख को पुनः इन शेयरों में झोंक देना है। और ये प्रोसेस बार बार करते रहना है। बहुत ही जबरदस्त निवेश स्ट्रेटजी। जय हिंद, जय भारत।